आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सुरेंद्र जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सर्दियों का मौसम था, चारों तरफ घना कोहरा छाया हुआ था और उसी कोहरे को चीरती हुई हमारी ऑटो आगे बढ़े जा रही थी। मैं ऑटो के पीछे बैठा हुआ था और ड्राइवर डरे हुए चेहरे के साथ ऑटो भगाए जा रहा था। यूं ही कुछ देर ऑटो चलने के बाद हम जब हेमगढ़ चौक पर पहुंचे तब ऑटो वाले ने ऑटो रोकते हुए कहा, देखो भैया, जहाँ तक मैंने बोला था वहाँ तक छोड़ दिया, अब इसके आगे मैं क्या, कोई भी नहीं जाएगा। और इतना कहकर उस ऑटो वाले ने मुझे भाड़ा लिया और वापस लौट गया। ऑटो वाले के जाते ही मैंने जब एक दफ़ा अपनी निगाहें चारों ओर घुमाई तो मेरी बाईं ओर मुझे एक छोटी सी चाय की टपरी दिखी। तो उस चाय की टपरी को देखकर मैं चलकर उस चाय की टपरी पर गया तो वहाँ एक आदमी यानी कि वो चाय वाला अपनी दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। इस पर मैंने उस चाय वाले से कहा, भाई साहब, मुझे हेमगढ़ गांव जाने के लिए कहाँ से सवारी मिलेगी? इस पर उस चाय वाले ने कहा, बाबू साहब, इतनी रात गए, कोई सवारी तो क्या, आपको कोई आदमी भी नहीं मिलेगा इस रास्ते पर, और मैं भी अब दुकान बंद करके जा ही रहा हूँ। और ऐसे में हेमगढ़ गांव ज़्यादा दूर है नहीं, पैदल जाने में आधा घंटा पौने 1 घंटा में का समय लगता है। मैं उस चाय वाले से पूछना तो चाहता था कि आखिर इस रास्ते पर रात को कोई क्यों नहीं आता, मगर मुझे पता था कि मेरे पूछने पर वो चाय वाला भी उस ऑटो वाले की तरह ही भूत प्रेत को लेकर कुछ अटपटा सा जवाब देगा। इसलिए मैं उस चाय वाले से बिना कुछ बोलकर बस हेमगढ़ गांव का पता पूछकर हेमगढ़ गांव की तरफ चलने लगा। अब रात लगभग काफ़ी हो चुकी थी और ठीक ऑटो वाले और उस चाय वाले के बताए अनुसार रास्ते पर दूर दूर तक मुझे कोई भी इंसान दिखाई नहीं पड़ रहा था। रास्ता सुनसान होने का मतलब ये तो नहीं कि इस रास्ते पर भूत प्रेत का कब्जा हो, और मेरा इन सब बातों से दूर दूर तक नाता नहीं है, क्योंकि मैं भूत प्रेत इन सब बातों को नहीं मानता। खैर, जो भी हो, मगर रास्ता पूरी तरह से अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था। वो भी अंधेरा इतना ज़्यादा फैला हुआ था कि मुझे रास्ता तो दूर अपना हाथ तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर भी मैं किसी तरह मोबाइल टॉर्च के सहारे आगे बढ़े जा रहा था। पैदल चलते वक्त बार बार मुझे अपने चलने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी, क्योंकि सन्नाटे ने पूरी तरह से इस माहौल को अपने वश में कर रखा था। साथ ही साथ बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाज़ें इस माहौल को और भी ज़्यादा सुनसान बना रही थी। खैर, इन सब बातों को नज़रअंदाज करके अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से किसी साइकिल के घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस घंटी की आवाज़ को सुनकर मैं झटपट से पीछे मुड़ा तो पाया कि एक आदमी साइकिल के सामने में एक बच्चे को बैठाकर मेरी तरफ ही आ रहा है। काफ़ी अंधेरा होने के कारण मुझे दूर से तो उनका चेहरा दिख नहीं रहा था, मगर मेरे सामने आते ही जब मैंने उनकी मोबाइल टॉर्च की रोशनी को उन दोनों की ओर घुमाई तो पाया कि एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक 7-8 साल का बच्चा है। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब, हेमगढ़ गांव और कितना दूर है? इस पर उस आदमी ने साइकिल को ठीक मेरे पास रोका और मेरी ओर देखते हुए कहा, थोड़ा दूर है, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, आप अगर चाहें तो मेरे साथ चल सकते हैं। इतना बोलने के बाद उस साइकिल वाले ने मुझे साइकिल के पीछे बैठने का इशारा किया। मैं भी अब काफ़ी थक चुका था और अब पैदल चलने की मेरी इच्छा नहीं हो रही थी, लिहाजा मैं बिना कुछ सोचे समझे उसकी साइकिल के पीछे बैठ गया और मेरे बैठते ही उस आदमी ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया। अंधेरा काफ़ी होने के कारण मैं मोबाइल के टॉर्च को बंद ना करके साइकिल के सामने की ओर दिखाए जा रहा था, ताकि साइकिल चला रहे उस आदमी को थोड़ी रोशनी मिले और उसे साइकिल चलाने में कोई परेशानी ना हो। कि तभी साइकिल चला रहे उस आदमी ने कहा, भाई साहब, ये क्या चीज़ है जिससे रोशनी निकल रही है? उस आदमी की बात सुनकर मैं काफ़ी हैरान हो गया।
कि भला इस आदमी को मोबाइल के बारे में नहीं पता है, और क्या इस आदमी ने अभी तक मोबाइल फ़ोन नहीं देखा है। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब ये फ़ोन है, और क्या आपने आज तक फ़ोन नहीं देखा है क्या? जिस पर उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं भाई साहब, मैंने आज तक फ़ोन देखा नहीं है। आप लाइट बंद कर लीजिए, मुझे बगैर लाइट के भी रास्ता साफ नज़र आ रहा है। उस आदमी की बात सुनकर मैंने मोबाइल टॉर्च बंद कर लिया, मगर हैरानी की बात तो ये थी कि उस आदमी को इतने घने अंधेरे में बिना टॉर्च लाइट के रास्ता कैसे दिख रहा है। खैर मैंने भी अब कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठकर हेमगढ़ गांव आने का इंतज़ार करने लगा। अभी मैं बैठा ही था कि तभी मेरे पैर पर कुछ पानी सा टपका, तो पैर पर टपकते ही मैंने वापस से टॉर्च जलाकर अपने पैर को देखा। तो अपने पैर को देखते ही मैं एकदम से चौंक गया, क्योंकि मेरे पैर पर टपका वो पानी नहीं बल्कि खून की बूंद थी। मगर मेरे पैर पर खून की बूंद आई तो आई कहाँ से? ये बात बोलने के लिए मैंने जैसे ही टॉर्च की लाइट को उस आदमी की ओर घुमाया तो मेरा सर एकदम से चकराने लगा, क्योंकि वो खून कहीं और से नहीं बल्कि उस आदमी के मुंह से टपक रही थी। उस आदमी का चेहरा सामने की ओर नहीं बल्कि उल्टा पीछे की ओर मुड़ा हुआ था। ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है, और शायद ये भूत अब मुझे मार डालेगा। ये सब देखकर मैं डर के मारे कांपे जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, और मुझे उन सभी लोगों की बातें सच लगनी शुरू हो गई थीं कि तभी उस आदमी ने कहा, भूत प्रेत को नहीं मानता था ना, तो ये ले, आज तेरी मौत एक भूत के हाथों होगी। उस भूत के मुंह से ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि तभी मैं साइकिल से कूदकर भागने लगा। मैं काफ़ी तेज भागे जा रहा था, मगर वो भूत हंसते हुए मेरा पीछा किए जा रहा था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे एक मंदिर दिखा। तो मैं उस मंदिर को देखकर मैं उस मंदिर की तरफ भागने लगा और भागकर उस मंदिर के अंदर चला गया और पूरी रात उस मंदिर में ही बिताई, और इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। दूसरी कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल डार्क टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां हर शाम 7:30 बजे आपको देखने मिलेंगी भूतिया कहानियां। शिमला एक ऐसी जगह जहां हर कोई जाना चाहेगा, मगर उसी शिमला में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद शिमला इस नाम तक से मुझे डर लगने लगा। उस घटना को याद करके आज भी मेरा बदन थर थर कांपने लगता है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि मैं किसी काम के सिलसिले से शिमला गया हुआ था। हालांकि काम खत्म हो चुका था, मगर इस खूबसूरत शहर को छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। इसलिए कुछ दिन और रुकने का फैसला किया। मैं जिस होटल में रुका हुआ था वो आबादी से दूर शांत जगह पर था। होटल के सामने एक रोड था जिसके दूसरी ओर एक साइकिल की दुकान थी, जहां साइकिल बिकता नहीं बल्कि भाड़े पर दिया जाता था, 10 रुपए में आधे घंटे के लिए। होटल से कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा कॉलेज भी था। कॉलेज के विद्यार्थियों के कारण ही उस साइकिल वाले की दुकान चलती थी। इन 3 चीजों को छोड़कर उस पूरे इलाके में और कुछ भी नहीं था, सिर्फ घने जंगल और बड़े बड़े पहाड़। खैर, उस रात भी रोजाना की तरह ही मैं होटल की तरफ से दिया गया खाना खा रहा था। खाने का पहला निवाला चबाते चबाते जब नज़र घड़ी पर गई तो वक्त हो रहा था रात के 10:30 बजे का। चारों तरफ गहरी खामोशी पसर चुकी थी, ऐसी खामोशी
जो शहर में शायद रात के 3 बजे भी ना दिखे। खाना खत्म करने के बाद अभी मैं हाथ धोने जा ही रहा था कि तभी बाहर से आती एक आवाज़ ने पूरे माहौल की खामोशी को चकनाचूर कर दिया। वो आवाज़ साइकिल के घंटी की थी और साथ ही में ऐसी आवाज़ भी थी जैसे 2 लोग आपस में हंस बोल रहे हो। खैर, साइकिल की घंटी के साथ ही साथ वो आवाज़ भी दूर जाते जाते ख़त्म हो गई। मैंने हाथ मुंह धोया और चुपचाप बिस्तर पर आकर लेट गया, मगर नींद किसी भी कीमत पर आने को तैयार नहीं थी। बढ़ती रात के साथ ही साथ एक और चीज़ भी बढ़े जा रही थी, ठंड, जो शायद शिमला के लोगों के लिए मामूली बात हो, मगर मेरे जैसों के लिए ये कोई आम बात नहीं थी। खुद को सुलाने की नाकाम कोशिश में करवटें बदलते बदलते रात के 1:30 बज गए। थक हार कर मैं बिस्तर पर से उठा और बदन पर कंबल लपेटकर अपने कमरे की बालकनी में आ गया। दूसरी मंजिल से मैंने जब नीचे झांका तो सड़क एकदम खाली थी। साइकिल वाला भी अपनी दुकान बंद कर चुका था। हालांकि दुकान के अंदर से ही उसका घर था। अभी मैं बालकनी पर खड़े खड़े इधर उधर देख ही रहा था कि तभी फिर से साइकिल के घंटी की आवाज़ ने पूरे माहौल की खामोशी को तोड़कर रख दिया। मैंने नीचे झांक कर देखा तो सड़क पर दाईं ओर से 2 साइकिल चली आ रही थी। मैं उन दोनों साइकिलों को आंख फाड़ कर देख रहा था। कारण यह था कि उन दोनों साइकिलों की सीट पर कोई था ही नहीं। दोनों साइकिल अपने आप ही चली आ रही थी, मगर 2 लोगों के आपस में बात करने की आवाज़ मैं साफ तौर पर सुन पा रहा था। पर अगर साइकिल पर कोई बैठा ही नहीं है तो फिर ये आवाज़ कैसी? धीरे धीरे वो दोनों साइकिल रोड के उस तरफ साइकिल दुकान के पास रुकी और अपने आप ही साइकिल दुकान के दरवाजे पर लदकर खड़ी हो गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने अपने हाथों से उन साइकिलों को दुकान के दरवाजे पर टिका दिया हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी मैंने जो देखा क्या वो सच था या सिर्फ मेरी आंखों का धोखा। अभी मैं खड़े खड़े ये सोच ही रहा था, इतने में ही साइकिल दुकान का दरवाज़ा खुला और अंदर से दीपक जी, यानी जिनकी वो दुकान थी, वो बाहर निकले और उन दोनों साइकिलों को एकाएक दुकान के अंदर घुसा लिया। ये सब देखने के बाद इतना तो पक्का था कि ये मेरी आंखों का धोखा नहीं है, मगर ये है क्या? खैर, बालकनी का दरवाज़ा बंद करके मैं वापस अपने कमरे में आ गया। अगली सुबह नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं सीधे दीपक जी की दुकान पर गया। दीपक जी एक कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहे थे। उनके पास में पड़ी एक लोहे की कुर्सी को मैंने अपने करीब खींचा और उसमें बैठते हुए दीपक जी से बोला, कल रात को मैंने सब कुछ देख लिया। इस पर दीपक जी ने चाय के कप को अपने होठों से दूर करते हुए कहा, क्या क्या देख लिया? इस पर मैंने कहा, वो दोनों साइकिल क्या था? इस पर दीपक जी ने अपनी कुर्सी को मेरे पास लाते हुए कहा, देखिए, आप ये बात किसी को बताइएगा मत। अभी दुकान में लोग आएंगे। आप रात को आइए दुकान बंद करने के बाद, मैं सब बताऊंगा। इस पर मैं बोला, जी ठीक है, रात को मिलते हैं फिर। इतना बोलकर मैं वापस अपने कमरे में आ गया। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, सूरज की रोशनी धीमी होती गई और कुछ ही घंटों में रात हो गई। रात का खाना पीना खाकर मैं सीधे दीपक जी की दुकान पर पहुंच गया। बैठने बिठाने का सारा इंतज़ाम दीपक जी ने पहले से ही करके रखा था। हम दोनों कुर्सी पर बैठे और दीपक जी ने बताना शुरू किया। आज से 4 साल पहले की बात है।
पास ही में जो कॉलेज है वहाँ के दो दोस्त हमेशा मेरे पास से साइकिल भाड़े में लिया करते थे। दोनों की उम्र 21-22 के आसपास की रही होगी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। कभी कदार वो लोग रात में भी मेरे से साइकिल लेकर घूमने निकल जाया करते थे। वैसे ही एक रात हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। मैं अपनी दुकान बंद करके कमरे की तरफ सोने जा ही रहा था, तभी दुकान के दरवाजे पर कोई दस्तक देने लगा। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो वही दोनों लड़के थे। उन्होंने मुझसे साइकिल लिया और घूमने निकल गए, मगर उस रात के बाद वो दोनों कभी नहीं दिखे। 2-4 दिनों के बाद पता चला साइकिल समेत खाई में गिर जाने की वजह से दोनों की मौत हो चुकी है। उनकी मौत के बाद एक रात मैं दुकान बंद करके अपने कमरे में सो रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। शायद किसी ने मजाक किया होगा। यही सोचकर मैंने दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद करके अभी मैं कमरे की ओर मुड़ा ही था, तभी फिर से किसी ने दरवाज़ा पीटा। मैंने दरवाज़ा खोला तो फिर से वही, बाहर कोई नहीं था। लेकिन मैं समझ गया कि माजरा क्या है। मैंने अपनी 2 साइकिलों को गेट के बाहर रख दिया और उसके बाद जो हुआ वो मेरे होश उड़ा गया। दोनों साइकिल अपने आप ही चलते हुए आगे चली गईं। तब से मैं रोज रात को दुकान बंद करने के बाद 2 साइकिलों को बाहर ही छोड़ देता हूँ। दीपक जी की सारी बात सुनकर मैं बोला, आज रात जब वो दोनों साइकिल लेने आएंगे ना, तब आप मुझे भी एक साइकिल देना, मैं उनके पीछे जाऊंगा। इस पर दीपक जी ने कहा, नहीं ऐसा मत करिए, ये खतरनाक हो सकता है। इसी दौरान दीपक जी ने एक नज़र घड़ी को देखा और बोले, उनके आने का वक्त हो गया है। इतना बोलकर दीपक जी ने वहां पड़े साइकिलों में से 2 साइकिलों को उठाकर दरवाजे के बाहर रख दिया। मैंने भी किसी तरह से उन्हें एक साइकिल देने के लिए मना ही लिया। अभी हम दोनों बैठे बैठे बाहर से किसी हलचल का इंतज़ार कर ही रहे थे कि तभी 2 लोगों के आवाज़ के साथ साइकिल के पेंडल की आवाज़ आने लगी। जैसे ही वो साइकिल की आवाज़ दूर गई, मैंने दीपक जी का एक साइकिल लिया और उनके पीछे पीछे निकल पड़ा। साइकिल और मेरी नज़र दोनों ही सामने की ओर थी। मैं उन दोनों साइकिलों से थोड़ा पीछे ही था और उन पर नज़र गड़ाए हुए था। वो दोनों साइकिल बिल्कुल बराबर में चल रही थी, ना कोई आगे और ना ही कोई पीछे। किन्हीं 2 लोगों के बात करने की आवाज़ भी मैं साफ तौर पर अपने कानों से सुन पा रहा था। उन टेढ़े मेढ़े पहाड़ी रास्तों पर कोहरे को चीरती हुई साइकिल आगे बढ़े जा रही थी। खुद ब खुद चल रही उन दोनों साइकिलों का पीछा करते हुए अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उन दोनों साइकिलों पर अचानक से 2 लोग आ टपके। उन दोनों को ऐसे प्रकट होता देख मैं हक्का बक्का रह गया। जैसे कि दीपक जी ने बताया था, दोनों की उम्र यही कोई 21-22 साल की होगी। उन दोनों का शरीर पूरा डैमेज था, मगर मैं डरा नहीं और उनका पीछा करता रहा। ये तो पक्का था कि वो दोनों इंसान नहीं है। थोड़ा और दूर जाकर ही उन दोनों ने रास्ते के किनारे गहरी खाई के पास अपना साइकिल रोका। मैंने भी अपनी साइकिल को उनसे थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के पीछे रोक लिया और छिपकर उन दोनों को देखने लगा। वो दोनों साइकिल से उतरकर रोड के एकदम किनारे जिधर गहरी खाई थी वहां जाकर खड़े हो गए। कुछ देर दोनों ने आपस में कुछ फुसफुसाया और फिर पीछे पलटकर मुझे देखकर मुस्कुराते हुए एक साथ में ही दोनों खाई में कूद गए। कुछ पलों के लिए मैं सुन्न पड़ चुका था।
मगर फिर मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और अपनी साइकिल लेकर वापस लौट गया। वापस लौटकर मैंने दीपक जी को उनका साइकिल लौटाया और सारी बात बता दी, जिस पर दीपक जी ने कहा, बोला था ना साहब, मत जाइए उनके पीछे, वो सब छलावा था। आप जाइए, सो जाइए। फिर मैं अपने होटल के कमरे में आ गया और दूसरे ही दिन मैंने शिमला छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।